गुड मॉर्निंग गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी मैट्रिक। तो गाइस, अगर आपने हम लोग हमारा म्यूचुअल फंड का चैप्टर 1 नहीं देखा है तो आप पहले वो देख लीजिए। ये चैप्टर 2 है। इसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो कल मैंने आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए थे करने के लिए। मैं आज उनके आंसर्स आपको बताने वाला हूँ। ओके गाइस, तो let's start. First one is mutual fund is a pool of money from different investors managed by which specialist. तो गाइस, इसका आंसर है सी, फंड मैनेजर। उसको मैनेज कौन करता है? फंड मैनेजर करता है। वेयर डज अ म्यूचुअल फंड मैनेजर इन्वेस्ट द इन्वेस्टर्स मनी? फंड मैनेजर इन्वेस्टर्स के पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करता है? इक्विटी, डेट, बोथ और नन? आंसर इज सी, बोथ। वो आपका पैसा इक्विटी में भी डालता है, बॉन्ड में भी डाल सकता है, डिपेंड ऑन द म्यूचुअल फंड की स्कीम क्या है, पर दोनों मार्केट में पैसा लगाते हैं। वाई वुड एन इन्वेस्टर वांट टू इन्वेस्ट इन ए म्यूचुअल फंड? वो कोई इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा क्यों लगाना चाहता है? टू अर्न हायर रिटर्न्स, ऑब्वियसली। टू हैव बेटर लिक्विडिटी, ऑब्वियसली। टू हैव ए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ फंड, यस, ऑल द अबव। आंसर इज डी, ऑल द अबव। हाउ डज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट वर्क? म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कैसे काम करता है? ओके, तो एट मेच्योरिटी और व्हेन अ नीड अराइज ही विड्रॉ द मनी बाय सेलिंग द यूनिट they receive unit of mutual fund scheme. The investor invest money through SIP or in lump sum. Investor get KYC done and register to invest in the mutual fund scheme. तो गाइस, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर है सी। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे काम करता है? दो ही तरीके होते हैं, SIP, अदर SIP और द लमसम। और देखिए गाइज, ये जो एक्चुअली में पूछा गया है ना, ये इसको आप सीरीज से अरेंज भी कर सकते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है वही है कि इसको अरेंज कैसे करना है। तो देखिए गाइज, म्यूचुअल फंड में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहला तरीका क्या होगा? इन्वेस्टर को सबसे पहले उसको KYC कराना पड़ेगा और रजिस्टर करना पड़ेगा टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड स्कीम। वो तो बेसिक है, सबसे पहले तो वो वही करेगा। अभी उसके बाद क्या करेगा वो? ऑब्वियसली लमसम या SIP के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसको यूनिट्स अलॉट होगा। उसने पैसा लगाया तो उसको यूनिट अलॉट्स होगा। और उसके बाद जब मेच्योरिटी या जब उसको चाहिए होगा तब वो क्या करेगा? विड्रॉ कर लेगा। तो इसका सीक्वेंस क्या होगा? DCBA। तो गाइस, फिफ्थ का आंसर है DCBA, बी, ऑप्शन बी। नाउ सिक्स्थ वन, NAV स्टैंड फॉर नेट एसेट वैल्यू। तो गाइस, अगर आपको याद हो, हम लोगों ने चैप्टर 1 में डिस्कस किया था कि NAV क्या होता है। NAV इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी अपॉन व्हाट? नंबर ऑफ यूनिट हेल्ड बाय ऑल इन्वेस्टर्स। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? इट इज़ द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द फंड माइनस द वैल्यू ऑफ इट्स लायबिलिटी। तो गाइस, ये आपको NAV जो मैंने बताया था फॉर्मूला, ये लिखा है इसमें कि एसेट माइनस लायबिलिटी, पर इसमें वो नहीं लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ यूनिट्स हेल्ड बाय ऑल द इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो NAV एक्चुअली में बनता उससे ही है पूरा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इंफॉर्मेशन नॉट इनफ, ठीक है। इंफॉर्मेशन पूरा नहीं है, ये आधा है। ये इसके बेसिस पे अपने कुछ बोल नहीं सकते हैं NAV के बारे में। NAV के बारे में वो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स का भी पता होना चाहिए, ओके। व्हाट आर द मोड कौन कौन से इन्वेस्टमेंट करने के? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, लमसम, नन, बोथ। ऑब्वियसली गाइस, आंसर इज बोथ, डी। हाउ कैन एन इन्वेस्टर रिडीम अ फंड? कैसे रिडीम कर सकता है? ऑल एट वंस, ऑब्वियसली कर सकता है। इन इंस्टॉलमेंट, ऑब्वियसली कर सकता है। बोथ या नन? आंसर इज सी, बोथ। ओके गाइस, तो आई होप आपके 8 के 8 आंसर्स सही निकले होंगे। नाउ वी विल मूव टू आवर सेकंड चैप्टर, दैट इज टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स। ओके गाइस, तो मैं एक बार आपको रिमाइंड करा देता हूँ म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड इस एन इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है जो है, एंड दैट इज मैनेज बाय प्रोफेशनल्स के द्वारा मैनेज किया जाता है। एंड इट डाइवर्सिफाई इट्स इन्वेस्टमेंट, मतलब वो एक तो प्रोफेशनल्स के द्वारा मैनेज किया जाता है और दूसरा इसमें आपका जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है ऑटोमेटिकली, ओके। क्यों डाइवर्सिफाई हो जाता है? बिकॉज म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, एक शेयर में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। दे इन्वेस्ट इन अ ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ओके गाइस। तो सेकंड चैप्टर जो है टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड है।
ओके, अभी देखिए गाइस, इंडिया में कितनी कैटेगरी बनाई गई है म्यूचुअल फंड्स के लिए। पहला है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड का मतलब होता है वो म्यूचुअल फंड जो आपके पैसे को किस में डालेंगे, शेयर्स में डालेंगे। डेट म्यूचुअल फंड मतलब वो फंड जो आपका पैसे को किस में डालेंगे, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ये सब में डालेंगे। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड क्या होंगे, ये इन दोनों का कॉम्बो रहेगा। किसका कॉम्बो रहेगा, जैसे बाजू में भी लिखा है कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट क्लासेस। हाइब्रिड मतलब आपको पता है वो थोड़ा इसमें डालेगा थोड़ा उसमें डालेगा। सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड मतलब जो आपको एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन दे रहे हैं आपको, उससे रिलेटेड म्यूचुअल फंड एंड अदर म्यूचुअल फंड। तो मेनली जो रहते हैं वो दो ही रहते हैं, इक्विटी और डेट, एंड द अदर वन इज कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू, इक्विटी एंड डेट फंड। ओके, वी विल डिस्कस, डोंट वरी। अभी के लिए आप इतना ही याद रखो, इक्विटी मतलब शेयर, डेट मतलब बॉन्ड, ठीक है, ये दो चीज़ें याद रखो, बाकी सब इसका कॉम्बिनेशन ही है। ओके, अभी देख लेते हैं हम लोग इसमें बेसिक ऑफ रिकैटेगराइजेशन ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम इन इंडिया। ठीक है, तो ये रहते हैं दो, ओपन एंडेड स्कीम एंड क्लोज एंडेड स्कीम। ये दो तरीके की चीज़ें होती हैं, ओपन एंडेड स्कीम और क्लोज एंडेड स्कीम। ओपन एंडेड स्कीम का मतलब होता है इसमें इन्वेस्टर कभी भी एंट्री कर सकते हैं और कभी भी एग्जिट कर सकता है। ओके, और दे आर हाईली लिक्विड इन नेचर। ठीक है, समझ में आया। ओपन एंडेड स्कीम में आप कभी भी एंटर कर सकते हो, कभी भी एग्जिट कर सकते हो। आप आज एंटर करो, ओके, आप चाहो तो कल जब आपको यूनिट्स अलॉट हो जाए आप कभी भी निकल सकते हो। ओपन एंडेड है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है उस पर क्लोज एंडेड में क्या रहता है, उसमें जो कंपनी है वो पहले इन्वेस्टर्स को बोलती है कि आप इन्वेस्ट करो। सपोज उसका एनएफओ आ रहा है, वो 5 दिन के लिए ओपन है, तो 5 दिन में वो इन्वेस्टर्स को बोलेगी कि आप हमें पैसा दो। अब जैसे ही वो उसका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा, मान लो 5 दिन के लिए ओपन हुआ था, तो 5 दिन के बाद वो नए इन्वेस्टर उसमें ऐड नहीं हो सकते हैं फिर। तो जिन लोगों ने वो 5 दिन में इन्वेस्ट किया होगा वही उसमें रहेंगे। ओके, और जो पैसा उससे रेस किया है उसने, वो उस हिसाब से उनको इन्वेस्ट करेगी और उससे फिर रिटर्न जनरेट करेगी। ओके, तो उनको बोलते हैं क्लोज एंडेड। ओके, पर ज़्यादातर बेटर रहते हैं अपने जैसे इन्वेस्टर्स के लिए ओपन एंड स्कीम ज़्यादा बेटर रहती है, क्योंकि इसमें आप कभी भी एंट्री ले सकते हो, कभी भी एग्जिट ले सकते हो। वो इसमें एक एडवांटेज है। अभी जैसे मार्केट नीचे गिर रहा है तो मैं आपको बोला एसआईपी तो चालू रखेंगे, लमसम करना है तो क्लोज एंडेड में नहीं कर सकते, ना ही आप एसआईपी कर सकते हो उसमें, ना ही आप लमसम कर सकते हो उसमें। ठीक है, तो ओपन एंडेड स्कीम ही बेटर है, हम लोग उसी में डील करेंगे। ओके, क्लोज एंडेड का वो नेक्स्ट, वो उनके इन्वेस्टर अलग होते हैं, वो नॉर्मली हाई नेटवर्थ के इन्वेस्टर्स होते हैं। ओके, अपने लिए सिर्फ ओपन एंडेड स्कीम है जिसमें हम लोग एडवांटेज ले सकते हैं ऑफ एसआईपी एंड लमसम। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं यहाँ पे कि कितने टाइप की स्कीम अवेलेबल है म्यूचुअल फंड में। पहला है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। लार्ज कैप कौन से होते हैं, जो अगर आप जैसे बीएससी पे 5,000 स्टॉक लिस्टेड है तो उनको आप अगर अरेंज कर दो, सबसे बड़ा उससे छोटा ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर दो, तो टॉप की जो 100 कंपनियां होंगी उनको लार्ज कैप बोलते हैं। ठीक है, मिड कैप मतलब उसके बाद की 150 कंपनीज को मिड कैप बोलते हैं, और उसके बाद 250 कंपनीज को स्मॉल कैप बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर बहुत छोटी कंपनियां हो जाती हैं। 500 के बाद की जो कंपनियां रहती हैं वो थोड़ी और छोटी होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके का रहता है इसमें। अभी आ जाते हैं गाइस हम लोग यहाँ पे जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, इक्विटी म्यूचुअल फंड। ओके, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया लार्ज कैप क्या होता है, स्टार्टिंग की टॉप 100, मिड कैप क्या होता है उसके बाद की 150, और स्मॉल कैप क्या होता है उसके बाद की 250। ठीक है, और 500 के बाद की जो भी कंपनियाँ होती हैं वो स्मॉल कंपनीज होती हैं, स्मॉल कैप कंपनी या स्मॉल कंपनी उनसे भी छोटी होती है।
अभी आ जाते हैं गाइस हम लोग मल्टी कैप फंड्स। मल्टी कैप फंड क्या होते हैं? मल्टी कैप फंड वो होते हैं, जैसे लार्ज कैप फंड है तो वो आपका पैसा कहाँ लगा सकता है? लार्ज कैप में ही लगा सकता है। तो मतलब जो 1 से लेके 100 कंपनियों उनमें से वो कोई भी चूज़ कर सकता है, पर उसके बाहर नहीं जा सकता वो, ठीक है। पर ये मल्टी कैप में क्या है? ये कॉम्बिनेशन है ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। तो ये क्या है? थोड़ा पैसा आपका लार्ज कैप में डालेगा, थोड़ा पैसा मिड कैप में डालेगा, थोड़ा स्मॉल कैप में डालेगा, तो आपको और डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा। पर आप जब लार्ज कैप लेते हो तो आपका पैसा वो किस में डालेगा? लार्ज कैप में ही डालेगा वो। लार्ज कैप एंड मिड कैप मतलब, लार्ज कैप एंड मिड कैप मतलब ये भी एक कॉम्बिनेशन है लार्ज कैप और मिड कैप का, ओके। तो इसका रेंज ज़्यादा हो गया। अगर आप 100 150 को मिला है 250, मतलब 1 से लेके 250 कंपनी में इसमें से ये डाल सकते हैं। पर लार्ज कैप वाला 1 से लेके 100 में ही डाल सकते हैं, ओके। देन मिड कैप है अपने पास, फिर स्मॉल कैप है, फिर ठीक है 5 तक आपको समझ में आ गया किस तरीके से ये। स्मॉल कैप है तो वो पैसा आपका मेनली किस में डालेगा? स्मॉल कैप, मतलब छोटी कंपनीज में ही डालेगा वो आपका पैसा। फिर है डिविडेंड यील्ड फंड, मतलब कि उसमें पैसा डालेगा जो हाई डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स हैं। हाई डिविडेंड देने वाले जो स्टॉक्स होंगे उसमें ही पैसा डालेगा ये आपका, ठीक है। वैल्यू फंड, वैल्यू फंड क्या होगा? ये आपका पैसा उसमें डालेगा जो स्टॉक्स अभी बहुत अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, जिनका पी बहुत कम है, पर जिनमें फ्यूचर पोटेंशियल है ग्रो करने का, पर अभी वो क्या बहुत गिरे हुए हैं, पी बहुत कम है, अंडर वैल्यूड स्टॉक्स है, तो वो ऐसा ऐसा ढूंढ के उसमें डालेगा, उनको बोलते हैं वैल्यू फंड्स, ठीक है गाइस। पर इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, वैल्यू फंड मतलब वो जो फंड मैनेजर है उसकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। दूसरी, वो क्या करेगा, उसको ये कंपनियां ढूंढने के लिए ऐसा अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक या लो पी वाले स्टॉक्स ढूंढने के लिए उसको रिसर्च बहुत करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या होता है, जो वैल्यू फंड्स जो रहते हैं उनका एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें म्यूचुअल फंड को क्या करना होता है? रिसर्च करना होता है। तो गाइस आप वो एक जो मैंने पहले चैप्टर में हम लोगों ने सीखा था, जब हम लोग म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हैं तो उसमें एक पॉइंट ये भी था कि फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस देखना है और फंड का एक्सपेंस रेशियो देखना है, ठीक है। तो एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना अच्छा है, पर इस टाइप के जो फंड रहते हैं उसमें एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा ही रहता है। फिर है अपना कॉन्ट्रा फंड्स। कॉन्ट्रा फंड्स क्या होता है? ये थोड़ा अलग टाइप का फंड है गाइस, इसमें ये पॉइंट पढ़िए। अ म्यूचुअल फंड कैन आइदर बी अ वैल्यू फंड और अ कॉन्ट्रा फंड, इट कैन नॉट फॉलो बोथ स्ट्रेटजी एट द सेम टाइम, ओके। और इसके ऊपर देखिए, दिस मीन दैट अ फंड इन्वेस्ट अगेंस्ट द ऑनगोइंग मार्केट ट्रेंड, मतलब ये कॉन्ट्रा फंड क्या है गाइस? इसमें क्या है, जैसे अभी मान लो फाइनेंशियल सर्विस के सेक्टर चल रहा है या बैंकिंग सेक्टर चल रहा है ना, या तो तुम्हारा एफएमसीजी सेक्टर चल रहा है, तो ये आपका पैसा उसमें नहीं डालेगा, ये अगेंस्ट द ट्रेंड डालेगा। मतलब जो सेक्टर नहीं चल रहा है, जैसे टेक्सटाइल का सेक्टर नहीं चल रहा है, तो उसमें ये अच्छा कंपनियां ढूंढ के या उस सेक्टर में पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा। तो गाइस अगेंस्ट इन सब में एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि इसमें रिसर्च ओरिएंटेड काम बहुत रहता है, ओके गाइस। इसमें है फिर फोकस्ड फंड। फोकस्ड फंड मतलब मैक्सिमम ऑफ 30 स्टॉक्स, मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है, फोकस फंड मतलब वो ज़्यादा स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करेगा, एक लिमिट सेट कर दिया कि इतने से ज़्यादा आपके फंड में, म्यूचुअल फंड में स्टॉक्स नहीं हो सकते। तो क्या थोड़ा फोकस्ड है ये, फोकस्ड, यू नो। अगर म्यूचुअल फंड में 6 स्टॉक्स हैं तो उसमें रिस्क आपका थोड़ा ज़्यादा है, पर आपका प्रॉफिट होगा वो भी ज़्यादा रहेगा उसमें, ठीक है। तो थोड़ा ये रिस्क रिवॉर्ड वाले म्यूचुअल फंड्स रहते हैं, फोकस्ड म्यूचुअल फंड्स, ओके। तो इसलिए मैंने जो आपने ने जो ये किया था कि म्यूचुअल फंड चूज़ करने से पहले क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो उसमें जो दूसरा पॉइंट था, पहला क्या था? टाइम हॉराइजन। दूसरा था आपका रिस्कोमीटर, जो था रिस्क एनालाइज करना है आपको, तो आपको अपना रिस्क देखना है। ये सब थोड़ा रिस्की फंड्स होते हैं, ओके। इनमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है, तो रिवॉर्ड भी उस हिसाब से ही होता है, तो आपको ये सब देख कर लेना है। फिर है सेक्टोरियल और थीमेटिक फंड। सेक्टोरियल फंड मतलब जैसे निफ्टी बैंक है, बैंकिंग सेक्टर का कोई फंड है,
एफएमसीजी का फंड है ना, ऑटोमोबाइल का फंड है, ऐसे फार्मा का फंड है। तो ये सेक्टर बेस्ड फंड है। ओके, इनमें भी गाइस रिस्क ज़्यादा होता है तो रिवॉर्ड भी उस हिसाब से ही होता है। अभी सपोज आपने फार्मा का फंड लिया है, ओके, सेक्टोरियल फंड आपने फार्मा का लिया है, और सपोज कुछ ऐसा न्यूज़ आया या ऐसा कुछ हुआ कि वो सेक्टर परफॉर्म ही नहीं कर रहा है और गिरते जा रहा है ना, तो आपका उसमें रिस्क ज़्यादा है। ओके, तो आपको वो सारी चीज़ें देखनी है। फिर है 11th नंबर का इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ELSS। तो जो भी मेरे भाई टैक्स ब्रैकेट में आते हैं उनको पता होगा, टैक्स सेविंग के लिए कुछ म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनको ELSS बोलते हैं, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स। ओके, इसमें नॉर्मली लॉक इन रहता है 3 साल का। तो आपने अगर पैसा डाला है तो आप 3 साल तक उसको विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये होते हैं इक्विटी वाले। तो गाइस, अगर आपका एज कम है, अगर आप अपने 20s में हैं, ओके, या आप 30s में हैं अपने, अगर आपकी एज 35 से कम है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको इक्विटी फंड में ही जाना चाहिए। ओके, इक्विटी फंड में ही जाना चाहिए आपको। और आपके अगर एज 35 से ऊपर है, 40 के ऊपर है, तो आपको अपना एक्सपोजर थोड़ा डेट की साइड, बॉन्ड की साइड बढ़ाना चाहिए। ओके, अगर आपकी एज 35 से नीचे है तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको इक्विटी में ही रहना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो वेल्थ क्रिएट होगी वो इक्विटी में ज़्यादा होती है। तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाए तो आप थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर अपना बॉन्ड की साइड बढ़ाते जाओ, डेट की साइड। ओके, जैसे अगर आपकी एज 55 साल है तो आप इक्विटी में आपको नहीं रहना चाहिए उतना, आपका एक्सपोजर डेट में मतलब बॉन्ड में ज़्यादा होना चाहिए। ओके, एक थंब रूल होता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, कहीं लिखा नहीं है, पर मैं आपको बता देता हूँ। एक रूल है 100 - x का। अभी वो क्या है, x है आपकी एज। जैसे अगर आप मान लो 30 साल के हैं अभी, ओके, तो 100 - x कितना हुआ, 100 - 30 कितना हुआ, 70। तो आपको 70% जो है वो इक्विटी में होना चाहिए और 30% एक्सपोजर आपका किस में होना चाहिए, डेट में होना चाहिए। तो आपकी एज जैसे जैसे बढ़ते जाए आप इसको शिफ्ट करते जाइए, इक्विटी से डेट में डालते जाइए थोड़ा थोड़ा, तो आपका क्या रिस्क मैनेज रहेगा इसमें। ओके, फिर है डेट म्यूचुअल फंड्स। तो डेट म्यूचुअल फंड में कौन कौन से होते हैं, ओवरनाइट फंड्स होते हैं। ओवरनाइट फंड्स किनको बोलते हैं, जिनके बॉन्ड की मैच्योरिटी 1 दिन की रहती है, ठीक है। फिर लिक्विड फंड्स रहते हैं, ठीक है, ये सब लो रिस्क वाले हैं। ओके, इनमें रिस्क कम रहता है, पर ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए नहीं होते हैं, ये एक्चुअली में पैसे को पार्क करने के लिए होते हैं डेट फंड्स। समझ में आया आपको, अगर अपना पैसा पार्क करना है कुछ टाइम के लिए, है ना, जैसे मान लो अभी मार्केट थोड़ा आपको लग रहा है ऊपर जा रहा है, आपको पैसा पार्क करना है, क्योंकि आप पैसे को बैंक में रखते हैं तो यू विल गेट हार्डली 2, 3, 4%, 5%, पर आप वही अगर लिक्विड फंड में रखते हो तो 6, 7% आपको मिल जाता है। ओके, तो इसलिए डेट म्यूचुअल फंड लो रिस्क वाले होते हैं, इनमें पैसा डूबने का चांसेस इस ऑलमोस्ट नील रहता है। ओके, तो वो एक अलग चीज़ है वो। तो नॉर्मली डेट फंड मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, अगर आपकी एज कम है तो आपको डेट म्यूचुअल फंड की साइड नहीं जाना चाहिए। यू शुड स्टार्ट योर SIP नाउ ओनली। आप अभी से अपनी SIP चालू करो, और जब जब मार्केट गिरे आपको लगे कि 1-2% का करेक्शन आया है, आप थोड़ा लमसम डाल दीजिए। ओके, अगर मेरा वीडियो कोई स्टूडेंट देख रहा है ना, कोई स्टूडेंट देख रहा है और वो बोलेगा कि भैया मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है कि मैं इन्वेस्ट कर सकूं, तो वो आप क्या कर सकते हो उसके लिए, आपको कुछ पॉकेट मनी तो मिलता ही होगा, स्टूडेंट है तो पॉकेट मनी तो मिलता ही होगा। तो आपको देखना है कि आप महीने का कितना दे सकते हो। अभी आप मुझे सच बताना, आप जब मूवी देखने जाते हो, PVR में जाते हो, 200-250 रुपये की टिकट होती है, वहाँ लंच करते हो, डिनर करते हो, 500-700-1000 रुपये आप ऐसे ही उड़ा देते हो एक दिन में, है ना। तो आप ऐसा देखो आप कितना दे सकते हो। अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट
यू कैन स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट एज लो एज 100 रुपीज़। आप 100 रुपये से भी इन्वेस्ट करना चालू कर सकते हो, बट यू शुड स्टार्ट। ओके, तो जो स्टूडेंट मेरा वीडियो देख रहे हैं या जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, जो बोल रहा है मेरे पास पैसे नहीं हैं इन्वेस्ट करने के लिए, मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, मैं अर्निंग नहीं करता हूँ, तो यू कैन स्टार्ट विथ 100 रुपीज़। अब मुझे नहीं लगता जो भी ये वीडियो देख रहा है एटलीस्ट वो लोग की कंडीशन इतनी ख़राब तो नहीं है कि वो 100 रुपीज़ पर मंथ अफोर्ड नहीं कर सकते। ओके, तो आप 100 रुपीज़ से इन्वेस्ट करना चालू करो। जब आप अर्निंग करना चालू करते हो वो टाइम पे आप अपने SIP का अमाउंट बढ़ा सकते हो। ओके, बट यू शुड स्टार्ट द प्रोसेस चालू कर देना है ताकि आपका वो थिंकिंग जो है वो डेवलप हो सके। ओके, तो गाइस मैं इसमें फिर है अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। ये भी वही है जिनका मेच्योरिटी 3 से 6 महीने में रहता है, लो ड्यूरेशंस वाले हैं, है ना। फिर मनी मार्केट है, शॉर्ट ड्यूरेशन है, मीडियम ड्यूरेशन है, मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन है, लॉन्ग ड्यूरेशन है, डायनेमिक्स बॉन्ड है, कॉर्पोरेट बॉन्ड है, क्रेडिट रिस्क बॉन्ड है, PSU के बैंक बॉन्ड है, गिल्ट फंड विथ 10 ईयर कॉन्स्टेंट ड्यूरेशन, ठीक है, फ्लोटर फंड्स। तो गाइस इसमें 16 कैटेगरी हैं डेट फंड्स में, ठीक है। तो मैंने मेनली क्या डिस्कस किया है आपके साथ, इक्विटी लिंक म्यूचुअल फंड्स के बारे में मैंने ज़्यादा डिस्कस किया आपके बारे में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करो, पर मैं आपको डेट म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इक्विटी में लार्ज कैप होता है, मिड कैप होता है, स्मॉल कैप होता है, ठीक है, मल्टी कैप होते हैं, सेक्टोरियल फंड्स होते हैं, कॉन्ट्रा फंड्स होते हैं, फोकस्ड फंड होते हैं। ऐसे बॉन्ड में क्या रहता है, बॉन्ड अपना गवर्नमेंट इशू करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करते हैं बॉन्ड, कंपनियां बॉन्ड इशू करती हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारी म्यूनसिपालिटी बॉन्ड इशू करती हैं। तो इन सब में आप मुझे बताओ, कंपनियों में बड़ी कंपनियां भी करती हैं, छोटी कंपनियां भी करती हैं, बैंक भी इशू करती हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा सेफ किसके बॉन्ड रहेंगे? ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट इशू कर रही है वो ज़्यादा सेफ रहेंगे, है ना। उसमें रिस्क कम रहेगा तुम्हारा, तो रिवॉर्ड भी कम रहेगा उसमें, ठीक है। फिर म्यूचुअल ये अपना म्यूनसिपाल्टी है, उनका रिस्क गवर्नमेंट बॉन्ड से थोड़ा सा ज़्यादा होगा रिस्क, है ना। तो आपको रिवॉर्ड भी थोड़ा ज़्यादा होगा। गवर्नमेंट बॉन्ड मान लो आपको 5 दे रहे हैं तो ये 5.2 या 5.3 देगा, पर सेफ ये भी रहेंगे, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ना। गवर्नमेंट ही अगर डिफ़ॉल्ट हो गया तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा, ना तो कोई कंपनियां बच पाएंगी, ना ही म्यूनसिपाल्टी बच पाएगी। इसलिए सबसे सेफ क्या है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, उसके बाद म्यूनसिपाल्टी के बॉन्ड्स। तो इस हिसाब से रिस्क बढ़ते जाते हैं। अभी कॉरपोरेट बॉन्ड्स जो हैं उनका रिस्क इनसे थोड़ा ज़्यादा होता है। अभी जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके चांस डिफ़ॉल्ट होने के छोटी कंपनियों से कम है ना। अभी इन्फोसिस के डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस कम है एज़ कम्पेयर टू कोई मान लो बहुत छोटी कंपनी है, उसके चांसेस ज़्यादा है डिफ़ॉल्ट होने के। तो ये बॉन्ड में क्या है, जो छोटी कंपनियां जब इशू करेंगी बॉन्ड, तो उसमें क्या होगा, रिस्क ज़्यादा होगा तो रिवॉर्ड भी ज़्यादा होगा, उनका इंटरेस्ट भी ज़्यादा होगा। तो ये जो भी हैं ये सारे बॉन्ड उस हिसाब से रिस्कोमीटर पे आप देख सकते हो, ठीक है। पर इसमें मैं आपको मेन चीज़ बता देता हूँ, गिल्ट फंड जो होते हैं, गिल्ट फंड क्या होते हैं, ये आपका पैसा उसी में लगाएंगे, किस में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ही आपका पैसा लगाते हैं, ओके, जिनको हम लोग गिल्ट फंड बोलते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग हाइब्रिड फंड, ठीक है। मैंने क्या बोला था आपको, इक्विटी और डेट यही होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, उसके कॉम्बिनेशंस होते हैं। अभी हाइब्रिड फंड है जैसे, तो हम लोगों ने पहला वाला कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड मतलब ये थोड़ा कंजर्वेटिव रहेगा। कंजर्वेटिव मतलब सबसे ज़्यादा वोलेटाइल क्या होता है, इक्विटी या डेट। तो आप समझ सकते हो सबसे ज़्यादा वोलेटाइल क्या रहेगा, इक्विटी रहेगा एज कम्पेयर टू डेट। तो कंजर्वेटिव मतलब मुझे थोड़ा संभल के चलना है, तो मेरा एक्सपोजर किस में ज़्यादा होना चाहिए, डेट में। अगर मेरा एक्सपोजर ज़्यादा रहेगा तो वो कंजर्वेटिव रहेगा। अभी बैलेंस मतलब बैलेंस है, आप थोड़ा इक्विटी और थोड़ा डेट 50-50 के अराउंड आप कर रहे हो तो उसको बैलेंस हाइब्रिड फंड बोलते हैं। एग्रेसिव
एग्रेसिव क्या होगा? जिसका इक्विटी में एक्सपोजर ज़्यादा होगा, डेट में कम होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। ओके, फिर है डायनेमिक एसेट एलोकेशन और बैलेंस एडवांटेज फंड। ओके, तो ये क्या है? ये एक अच्छी कैटेगरी है। इसमें क्या है, ये आपका क्या है, जैसे मान लो आपने इक्विटी में इन्वेस्ट किया और मार्केट बहुत चढ़ गया है आपका, ठीक है, तो आपका एक्सपोजर ऑब्वियसली, आपका जो वेटेज है फंड में वो इक्विटी में बढ़ जाएगा। समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ? आप सपोज आपने 100 रुपीज़ है, आपको 50 रुपीज़ इसने इन्वेस्ट किया डेट में और 50 रुपीज़ किया इक्विटी में। अभी मार्केट बहुत चढ़ गया है और ये आपका 50 का क्या हो गया, ये मान लो 50 का आपका 100 हो गया, ठीक है, और ये 50 का 50 है, तो अभी टोटल कितना वैल्यू हो गया 150। तो 150 में ये कितना है 50, तो ये कितना हो गया 33, और ये कितना हो गया 66.6, और ये कितना हो गया 33. तो ये क्या करेगा, ये ऊपर का जो एक्स्ट्रा पैसा जो है ना 50 से ऊपर का है, वो इस डेट में ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये क्या करता है, ये एक्चुअली में टाइम टू टाइम क्या करते रहते हैं, इसको एडजस्ट करते रहते हैं। तो ये हमेशा आपका 50-50 ही रखेंगे, जो भी एलोकेशन है उसका, वो एलोकेशन चेंज करते रहते हैं। ओके, तो ये बैलेंस एडवांटेज फंड्स है। पर गाइस इन सब का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा रहता है। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड सब ऑलमोस्ट उसी कैटेगरी पे काम करते हैं। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, तो इसमें आप देख लीजिए क्या लिखा है, द स्कीम शुड इन्वेस्ट इन एटलीस्ट 3 एसेट क्लासेस एंड मिनिमम 10% ऑफ इट इन्वेस्टमेंट शुड बी इन्वेस्टेड इन ईच एसेट क्लास सेपरेटली। अभी मल्टी वाले में क्या है, मिनिमम उसको 3 एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है मिनिमम, और हर एक एसेट क्लास में मिनिमम 10% उसको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो ये एक तरीके का, क्या बोले इनको, थोड़ा आपका रिस्क जो है ना उसको मैनेज करने वाले फंड्स हैं ये, ठीक है। अभी आप सोचो 3 एसेट क्लास अलग अलग, समझ रहे हो, आपको डेट में भी मिल जाएगा, आपको ये भी मिल जाएगा, इक्विटी में भी अलग अलग कैटेगरी एसेट क्लास, गोल्ड है, जैसे गोल्ड एक अलग एसेट क्लास है ना, इक्विटी एक अलग अलग एसेट क्लास है, रियल एस्टेट एक अलग एसेट क्लास है। ऐसे जो भी एसेट क्लास है उसमें ये आपको एक्सपोजर, तो आपको थोड़ा रिस्क बैलेंस रहेंगे। ओके, आर्बिट्रेज फंड है। आर्बिट्रेज मतलब होता है जब दो मार्केट है और वहाँ पे जब प्राइस डिफरेंस जो क्रिएट होता है, सपोज एक मार्केट में कोई चीज़ है 10 रुपये की बिक रही है और एक मार्केट में 11 रुपये की बिक रही है, तो ये क्या करेगा, वो 10 रुपये से खरीद के 11 वाले में बेच देगा। तो ये इन बिटवीन जो 1 रुपये डिफरेंस है उससे ये पैसा उसको कैप्चर करने का ये ट्राई करते हैं। क्या आर्बिट्रेज फंड्स। इक्विटी सेविंग फंड्स, अभी गाइस ये है अपना, जैसे आप सेविंग फंड्स, तो सेविंग अकाउंट्स तो आपको पता होगा बैंक में होते हैं, वो क्या करते हैं, आप अपने पैसे डालते रहते हो वहाँ पर सेव रहते हैं। ऐसे ये क्या इक्विटी सेविंग फंड्स हैं, तो इसमें क्या अलग अलग आपका इन सब में इन्वेस्ट होगा, थोड़ा डाइवर्सिफाई हो जाएगा और आपका जो रिटर्न है वो आपके नॉर्मल जो सेविंग अकाउंट से ज़्यादा मिलेगा इसमें, ठीक है। ठीक है गाइज, तो ये सारे फंड्स हैं इसमें। मैं आपको फिर भी सजेस्ट करूँगा, आपको डेट फंड में नहीं जाना है, रिस्क कम होता है वो बात सच है उनमें, पर उसमें रिटर्न भी कम होते हैं। तो आपको, अगर आपकी एज बहुत कम है, मैंने आपको 100-X का रूल बताया है, ओके, तो आपका जो भी आता है, सपोज आप 30 ईयर्स के हो तो 70% आपका, मान लो आप हर महीने 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो आपको उसमें से 70% जो है वो तो इक्विटी फंड में ही डालना है, बाकी का 30 आप इनमें से किसी भी डेट फंड में डाल सकते हो, आप लिक्विड में डाल सकते हो, आप गिल्ट में डाल सकते हो, वो आप अपना रिस्क प्रोफाइल देख के कर सकते हो, है ना। अभी है गाइस सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम, जैसे चिल्ड्रन फंड, अगर आप अपने बच्चे के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, है ना, तो बच्चे और रिटायरमेंट वाले जो हैं इन सब में लॉक इन पीरियड बहुत ज़्यादा रहता है गाइस। ओके, आप अपना रिटायरमेंट वो कर रहे हो तो पैसा आपका वो वहीं लगाएंगे डेट और इक्विटी में ही, पर इनमें क्या लॉक इन आ जाते हैं। जैसे आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हो तो आप एक अगर लॉक इन वो लोग लगा देंगे तो क्या आप निकाल नहीं पाओगे, तो क्या है, वेल्थ जनरेट होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना।
सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड है, रिटायरमेंट फंड है, आप उसमें भी लॉक इन आता है ताकि आप एक फोर्स क्या बोलते हैं, फोर्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप, है ना। आप पैसे डालो, आप भूल जाओ, आप लॉक इन है तो आपको पता है आप निकाल भी नहीं सकते उसको, तो पड़े रहेंगे, आप पड़े रहेंगे तो क्या होंगे, ग्रो होंगे उसमें, ठीक है गाइस। तो ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड है। फिर आ जाते हैं हम लोग अदर स्कीम में। इंडेक्स फंड भी होते हैं और फंड ऑफ फंड्स भी होते हैं, ठीक है। अभी ये दो इंपॉर्टेंट कैटेगरी हैं, इंडेक्स फंड और फंड ऑफ फंड्स, और ईटीएफ भी लिखा हुआ है। अभी गाइस जैसे अपने आपको पता होगा कि सेंसेक्स और निफ्टी का नाम तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। सेंसेक्स क्या है, बीएससी का इंडेक्स है, और निफ्टी क्या है, एनएससी का इंडेक्स है। तो गाइस जैसे निफ्टी 50 है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है, निफ्टी बैंक है, निफ्टी फार्मा है, निफ्टी एफएमसीजी है ना, सेंसेक्स है। तो गाइस आप क्या डायरेक्टली इनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो, इनके भी म्यूचुअल फंड्स आते हैं। तो आपने मान लो निफ्टी 50 लिया, तो आपका वो पैसा क्या करेगा, उसी रेशियो में, उसी एसेट एलोकेशन के हिसाब से वो आपका पैसा डाल देगा। जैसे अगर रिलायंस का वेटेज इंडेक्स में 5% है, तो आप जो भी पैसा डालोगे उसका 5% वो क्या करेगा, वो 5% पैसा आपका रिलायंस में डाल देगा, ठीक है। तो ये उस हिसाब से है। तो ये क्या करते हैं एक्चुअली में, ये इंडेक्स जो रहता है उसको ट्रैक करने का काम करते हैं, इंडेक्स फंड्स जो रहते हैं, या ईटीएफ मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये भी वही है, वही सेम इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। अब ये फ़र्क ये है, इंडेक्स फंड होते हैं वो म्यूचुअल फंड होते हैं, ईटीएफ जो होते हैं वो एक स्टॉक की तरह होते हैं जो एनएससी और बीएससी पे ट्रेड किए जाते हैं, ठीक है। उनको बाय सेलिंग आप कभी भी कर सकते हैं, ओपन मार्केट में कभी भी कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड क्या है, आप जब पैसे लगाओगे आपको वो दिन के आखिरी का जो एनएवी रहेगा वो अलॉट किया जाएगा। और एफओएफ मतलब फंड ऑफ फंड, जैसे मान लो अभी मुझे यूएस में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ के इंडिया का कोई म्यूचुअल फंड है जो आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है, जैसे मैंने मोतीलाल का मान लो इंटरनेशनल का कोई फंड है वो खरीद लिया। अभी वो क्या कर रहा है, वहाँ का जो इंडेक्स फंड है वो खरीद रहा है वो, तो मतलब मैं अपने यहाँ के एक म्यूचुअल फंड को पैसा दे रहा हूँ, वो क्या कर रहा है, वहाँ का कोई म्यूचुअल फंड है या ईटीएफ है उसमें पैसा डाल रहा है, तो क्या हो गया, फंड ऑफ फंड हो गया। मैं फंड में पैसा डाल रहा हूँ, वो उस एक और फंड में डाल रहा है, तो फंड ऑफ फंड हो गया वो, ठीक है गाइज। अभी आ जाते हैं हम लोग बेनिफिट ऑफ रिकैटेगराइजेशन, मतलब इसके फ़ायदे क्या है ना। तो गाइस सबसे पहला एडवांटेज है कि मतलब इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो है कि आप कंपेयर कर सकते हो सबसे पहला तो म्यूचुअल फंड स्कीम को, ठीक है। आप मैंने पहले भी आप बताया, एप्पल को अगर आपको कंपेयर करना है तो यू हैव टू कंपेयर एप्पल विद द एप्पल, यू कैन नॉट कंपेयर एन एप्पल विद द ऑरेंज, ठीक है ना। तो एक तो आपको कैटेगरी है, मतलब ये लार्ज कैप का फंड है तो आप उसमें लार्ज कैप के साथ कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो एक तो वो हो गया, ट्रांसपेरेंसी आ जाती है ना। मैंने लार्ज कैप में डाला तो मुझे पता है मैंने लार्ज कैप में डाला, तो मेरा जो फंड है वो लार्ज कैप में ही पैसा डाल रहा है, ऐसा ट्रांसपेरेंसी आ जाता है, ठीक है। और थोड़ा इन्वेस्टर्स को समझने में भी इजी पड़ता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इंक्रीज सिंप्लीफिकेशन फॉर इन्वेस्टर टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क एक्सपोजर इन स्कीम, ठीक है गाइज। तो वो थोड़ा रिस्क एक्सपोजर भी इन्वेस्टर थोड़ा जज कर सकता है। जैसे मैंने बोला लार्ज कैप में जो है रिस्क कम होता है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल कैप। अब मैं अपनी रिस्क के हिसाब से लार्ज कैप ले रहा हूँ, तो मुझे रिस्क कम लेने हैं, पर अगर मेरा जो फंड मैनेजर है वो स्मॉल कैप में पैसा डाल रहा है तो ऑटोमेटिकली मेरा रिस्क तो बढ़ गया ना, तो वो नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं ये कैटेगरी बनाई गई हैं अलग अलग, ठीक है गाइज। तो ये अभी कंप्लीट हो गया हम लोगों का। तो बेसिकली कैटेगरी के 3-4 भागों में ही बांटी गई हैं, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड एंड अदर्स, ओके। मेनली दो ही हैं एक्चुअली में देखा जाए तो, इक्विटी 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 मतलब शेयर, डेट मतलब बॉन्ड, और बाकी इस सब के कॉम्बिनेशन ही है इधर उधर, ठीक है। अभी स्टॉक्स को 3 भागों में बांट दिया है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ठीक है। पहले की 100 कंपनी है उनको लार्ज कैप बोलते हैं, और उनके बाद जो कंपनी है उनको मिड कैप बोलते हैं, 150 जो है, और उनके बाद की जो कंपनी है उनको स्मॉल कैप बोलते हैं, ठीक है। कैटेगराइजेशन का फ़ायदा क्या है, उसने आसान बना दिया कंपेयर करने के लिए, फंड सिलेक्ट करने के लिए, है ना।
फंड सिलेक्ट करने में और अपना खुद का रिस्क एक्सपोजर जो वो लेना चाहता है वो देख के ले सकता है अभी। ठीक है, तो गाइस अभी इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इनका आंसर मैं आपको नेक्स्ट सीरीज में दूंगा। मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। द कैटेगरी ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम आर बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन, हाउ आर द स्टॉक classified? What do you mean by open-ended scheme? What minimum equity investment is a must for equity large cap fund? What is the maximum number of stock a focus fund can hold at a given point of time? Which among the following is not a subcategory of equity fund? Which among the following is not a subcategory of debt funds? ओके गाइस, आप इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको इसका आंसर नेक्स्ट चैप्टर 3 में दूंगा।